नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वर्तमान प्रधानमंत्री का, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से क्या संबंध है, ये हम और आप सभी जानते हैं। वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अभी कई सारे रिकॉर्ड बचे हुए हैं शिव जी, जो अभी तक मोदी नहीं तोड़ पाए हैं। लेकिन अब जो है, मोदी फटाफट 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 अंदाज में, जैसे होता है टेस्ट क्रिकेट से वनडे आया, वनडे से 2020 आया, 2020 वाले अंदाज में फटाफट 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 सारे जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, उस योजना में, उस प्लानिंग में अमित शाह भी शामिल है। बल्कि अमित शाह उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करते समय मोदी और शाह दोनों को पता है शिव जी, जो सबसे बड़ा बवाल होगा, क्योंकि वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। टेंशन योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई है और मोदी और शाह दोनों की जोड़ी को ये लगता है कि जब वो नेहरू का ये वाला रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विरोध के सुर उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना घालमेल हो गया है शिव जी। अभी आप देखिए कि जो नई टीम बनी है, उस नई टीम में प्रयागराज और का जो पूरा इलाका है, उसमें तमाम लोग वो शामिल कर दिए गए जो केशव प्रसाद मौर्य के एंटी है। और कुछ लोग दिल्ली दरबार ने अपने शामिल कर दिए। तो कौन किसका साथी, कौन किसके साथ, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि अब मोदी और शाह की जोड़ी को लग रहा है कि उनके नए प्लान में योगी बाधा बन सकते हैं, तो अपने दो दिग्गज नेताओं को शिव जी उन्होंने लखनऊ भेज दिया है। चंपत राय तो अयोध्या छोड़ के फरार हो गए हैं। फरार इन द सेंस कि अब पता नहीं वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां के वकीलों ने भी कुछ धमकी उमकी दे दी थी कि अयोध्या छोड़े तो वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। पूछताछ उनसे एसआईटी कर चुकी है, बाकी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी दिल्ली आ जाएगी। चंपत राय तो इस देश के कानून संविधान से ऊपर हो ही गए हैं, ये तो हमने सब देख ही लिया है। तो एसआईटी दिल्ली आ जाएगी। लेकिन यूपी में जो बड़ा बवाल शुरू होगा, तो मोदी और शाह के दो करीबी नेता लखनऊ जाने वाले हैं और वो लखनऊ जाकर डेरा जमाएंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि जब मोदी शाह अपने उस प्लान को, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़े, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई ज्यादा बवाल, कोई ज्यादा हंगामा ना हो। और एक बात और, मैं दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा शिव जी, आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी किसकी आलोचना करते हैं? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और सबसे ज्यादा फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। जो भी उन्होंने काम किए, उसी काम को वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो होता है ना शिव जी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। बढ़िया मोबाइल आ जाए तो उसकी फर्स्ट कॉपी आ जाती है। हमारे यहाँ तो डुप्लीकेट का जमाना है, तो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में दो चीजें थी और तीसरी चीज उन्होंने की थी। पहली चीज तो उनके मंत्रिमंडल में यह था कि उन्होंने अपना उप प्रधानमंत्री रखा हुआ था, जिनके पास गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी था। हम और आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इनके रिकॉर्ड को मैं मान लूं, जो 52 से गिनती शुरू करते हैं, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से तो नहीं, लेकिन इस देश के इतिहास के हिसाब से देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो या तमाम अन्य कई नेता हो, उनकी टकटकी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी और उनकी आवाज, जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग है, उस पर टिकी हुई। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। अयोध्या में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चंपत राय ने जो खेला किया, जिस ट्रस्ट का गठन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद दिक्कतें बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ हाथ में तो आ रहे हैं, लेकिन हाथ में आते हुए भी वो छिटकने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकने का जो सबसे बड़ा प्लान जो ये निकलकर उनके सामने आया है कि क्या अगले पुनर्गठन यानी मंत्रिमंडल फेरबदल में अमित शाह को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, यानी उप प्रधानमंत्री प्लस गृह मंत्री, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये पहला प्लान है। अगर अमित शाह डिप्टी पीएम बन जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली जाने का रास्ता थोड़ा सा बंद हो जाएगा या उसमें थोड़ी सी देरी आएगी। और यहाँ 1-2 दिन की देरी में तमाम राजनीति बदल जाती है। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, 1 साल देरी कर दी उसमें नरेंद्र मोदी ने। मैं भाजपाई अंक गणित के हिसाब से कहता हूं, भाजपाई कहते हैं कि 1952 में प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, पहले निर्वाचित। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपने तीसरे कार्यकाल में थक गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। 1962 की चाइना की लड़ाई हुई।
चाइना की लड़ाई के बाद उन्होंने ओन तो किया कि मेरी गलती थी, सदन के अंदर खड़े होकर ओन किया, लेकिन देश भर में कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट आई, देश भर में जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता में गिरावट आई। ये मैं दूसरे आम चुनाव के बाद, तीसरे आम चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, देश के आजाद होने के बाद। विपक्षी दल जो है वो मजबूत होते हुए नजर आए। तो जो 52 के बाद, यानी पहला निर्वाचन 52, दूसरा 57 और तीसरा कार्यकाल जो 62 से शुरू हुआ, 11 साल जब उनके पूरे हुए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू भी थक चुके थे, कोई डाउट नहीं था। कांग्रेस की लोकप्रियता नीचे चली गई, भारत चाइना लड़ाई में भारत की अपमानजनक पराजय, उसका असर हुआ, तो एक नई कांग्रेस खड़े करने की कोशिश की गई। उस नई कांग्रेस का खाका किसने तैयार किया? जो उस समय मद्रास, तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, के कामराज। के कामराज ने वो खाका तैयार किया और उसमें यह कहा गया कि जितने दिग्गज नेता हैं, वो सभी दिग्गज नेता जो सरकार में शामिल है, वो अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। उसमें 6 केंद्रीय मंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री शिवजी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री भी, जगजीवन राम भी, मोरारजी देसाई भी, इनके अलावा भी अन्य दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया गया कि आपको पार्टी का काम करना है। और इसके साथ ही कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। उसमें उस समय के कामराज ने खुद भी इस्तीफा दिया था और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई, बिहार के मुख्यमंत्री, यानी कुल आधा दर्जन के लगभग केंद्रीय मंत्रियों और आधा दर्जन के लगभग मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। ये प्लान मद्रास के मुख्यमंत्री रहते हुए के कामराज ने पेश किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया और 2 महीने के अंदर इन सबको, इस पूरे प्लान को लागू कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि उसके कुछ समय बाद, यानी तबीयत खराब हुई जवाहरलाल नेहरू की किस तरह से, क्योंकि लगातार 62 की हार के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 64 में उनकी मृत्यु हो गई, 64 में लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री, 66 में उनकी मृत्यु हो गई तो 66 में इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री। 67 के आम चुनावों में कांग्रेस को हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये 2 प्लान अब मोदी शाह की आंख पर चढ़ गए हैं। नंबर 1, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, राजनाथ सिंह को नहीं, भले नंबर 2 है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह बनेंगे। और नंबर 2, चूंकि पार्टी ऐसा लग रहा है कि थक चुकी है, चूंकि सरकार ऐसा लग रहा है कि थक चुकी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल बैलून फुलाए हुए घूम रहे हैं, तो उन सबको जमीन पर लाकर उनको संगठन के कामकाज के साथ जोड़ा जाए और सरकार में एक नई एनर्जी लाई जाए। ये नई भाजपा खड़ी करने की एक कवायद है, जिसकी शुरुआत 2024 में होनी थी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ना था ना शिव जी। 11वें साल में नेहरू जी ने किया, मोदी जी 10वें साल में करना चाहते थे, लेकिन 2024 में उनको बहुमत नहीं मिला। अगर उसमें 272-73 सीटें भी मिल जाती भारतीय जनता पार्टी को, तो ये सब खेल तो वो 2024 में कर देते और सबसे पहला कोई मुख्यमंत्री हटता तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने तोड़ के तार के शरद पवार को तोड़ा, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, मतलब कोई एक मुख्यमंत्री उनके साथ खेला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद भी बागी हो जाए तो भी मोदी सरकार अब नहीं गिरने वाली है, भाजपा के तमाम सांसद भी अगर छोड़ दे तो। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठेंगे? क्या उत्तर प्रदेश से आवाज नहीं निकलेगी? क्या उत्तर प्रदेश से सुगबुगाहट नहीं निकलेगी? तो उस सुगबुगाहट और उस आवाज को थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कहा गया है कि जाओ लखनऊ में डेरा डालो। अब नितिन नवीन को तो योगी आदित्यनाथ घुमा सकते हैं, अभी तो उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति समझनी है, योगी आदित्यनाथ को समझना है, तो उनके साथ ये होता नहीं है शिवजी। भाजपा में अगर किसी राज्य में जाना है तो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा या राष्ट्रीय संगठन महासचिव जाएगा, लेकिन चूंकि थामना किसको है? योगी आदित्यनाथ को। तो शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जा रहे हैं और उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी जा रहे हैं। दोनों को ये कहा गया है कि लखनऊ जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, माहौल बनाइए और ये देखने की, ये थाह लेने की कोशिश कीजिए कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो योगी आदित्यनाथ के पास कितनी ताकत है। 3 और 4 जुलाई को नितिन नवीन और बीएल संतोष दोनों लखनऊ में डेरा डाले रहेंगे और मैराथन शिवजी, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, 1 to 1, 1 to 1, वो बड़ी बैठ के करेंगे, समूह के रूप में बैठ के करेंगे, 1 to 1 बैठ के करेंगे और एक हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्लान पर बीजेपी आगे बढ़ती है, जिसमें अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जाए,
कई बड़े दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी की जाए, कई बड़े दिग्गज मुख्यमंत्रियों की छुट्टी की जाए, तो योगी आदित्यनाथ इस पे कन्विंस होंगे या नहीं होंगे। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि के कामराज जब अपना प्लान लेकर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा ऑफर किया था। उस समय तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरे नेता लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने खुद से केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री थे शायद, अगर मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर किया था। बाकी सबको कहा गया था, कुछ लोग तुरंत तैयार हो गए, कुछ लोग थोड़ा सा किंतु परंतु के साथ तैयार हुए, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बदलती हुई नजर आई। तो पूरी की पूरी भाजपा को बदलने का एक बड़ा प्लान, लेकिन इस बड़े प्लान से टेंशन में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ सिंह जी। अब संतोष जी, आपने बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, तो कुछ बताने को तो नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्या जो स्थिति कांग्रेस की 2012 में बनी थी मनमोहन सरकार में, या फिर तीसरा चुनाव जीतने के बाद चाइना युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू की बनी, सन 75 में इंदिरा गांधी की बनी, वो क्या नरेंद्र मोदी की बन चुकी है? नरेंद्र मोदी इस समय चौतरफा घिरे हुए हैं और वो इस समय एक बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। वो अपना दावेदार भी नियुक्त करना चाहते हैं। उनके निगाह में सिर्फ एक ही दावेदार है जो इस पद के योग्य है, उसका नाम है अमित शाह। ये बात योगी के समर्थक योगी के नाम से फैला रहे हैं कि योगी दावेदार हैं। हिमंता विश्व शर्मा के समर्थक ये फैला रहे हैं कि हिंदुत्व का पुरोधा हिमंत विश्व शर्मा आगे हैं। अब तीसरा नाम जल्दी जुड़ने वाला है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी आ जाएंगे। इसमें बीजेपी के सामने ये समस्या आ रही है कि ना तो योगी आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्कूल से निकले हुए हैं, ना हेमंत विश्व शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या आरएसएस से निकले हुए हैं, ना शुभेंदु अधिकारी, ना सम्राट चौधरी। अब इन सब पर जब नंबर सबका खत्म होता है तो फिर दो नाम आते हैं, देवेंद्र फडणवीस और मोहन यादव। मोहन यादव का पिटारा ऐसा खुल गया और देवेंद्र फडणवीस की भी कई पिटारे खुलने वाले हैं जो लगातार सामने आ रहे। तो फिर अंतोगत्वा बचे अमित शाह। शिवराज सिंह को कोई भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चाहे वो मोर पकड़े, चाहे खेत में धान लगाएं और चाहे आम के पेड़ तोड़ें। भाई, इस समय आपको पता होगा कि जब तक आईटी सेल पर अमित मालवीय का कब्जा है, गुजरात लॉबी के अलावा किसी और का प्रचार प्रसार नहीं होगा, नहीं होगा। संतोष जी से अन्यथा लो या सच लो। और अमित मालवीय हटते दिख नहीं रहे इस कार्यकाल में भी, उनका पद बदस्तूर रहेगा। लेकिन कल मैंने एक प्रोग्राम में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल का कंपैरिजन किया है संतोष जी। दोनों में व्यूज की इतनी बड़ी गिरावट आई है, इतना तो कोई नया यूट्यूब चैनल बनाता है उसके भी व्यूज ज्यादा होते हैं। तो ये लोकप्रियता गिरती, लोकप्रियता बुरी तरीके से धराशायी होती लोकप्रियता में, ये जो बोरे भर भर का छुआ भर भर कर वोट लाते हैं ज्ञानेश कुमार, वो कहां से लाते हैं, ये इस देश का हर नागरिक जानना चाहता है। ईवीएम के जरिए चुनाव जीत सकते हो, लेकिन ईवीएम के जरिए जनता का दिल नहीं जीत सकते हो। जवाहरलाल नेहरू नहीं बन सकते। ईवीएम के जरिए सरकार किसी भी राज्य में बना सकते हो। आपने जो अस्त्र आज दे दिया पश्चिम बंगाल में, आने वाले दौर में जब आपकी सरकारें अपदस्थ होंगी, इस सत्र का अगर 2009 से 2014 तक गुजरात में प्रयोग कर लिया होता केंद्र की सरकार ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर नहीं होते। आपने अब बहुत कुछ सिखा दिया है विपक्ष को। सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसका हश्र क्या होगा, क्योंकि हर बार जब आप नमक कम खाना शुरू कर देते हैं तो सब्जी फिर नमक कम की अच्छी लगती है, और जब नमक तेज खाना शुरू कर देते हैं तो हर सब्जी में नमक कम लगता है और आपको ऊपर से डालना पड़ता है। आज जो दौर चल रहा है, योगी मोदी को ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं, मोदी भागवत को ठिकाने पर लगाने को तुले हुए हैं। मैंने एक फिल्म का डायलॉग सुनाया था, शायद आपको याद न रहा हो तो एक बार फिर सुना देता हूं। बड़ा मजेदार डायलॉग है और ये चीजें समाज में कई बार लोगों की समझ में आती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, और इन चीजों से कई चीजें साफ साफ समझ में आती हैं। 1978 में एक फिल्म आई थी संतोष जी,
नाम था मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमजद खान रेखा को चाहता है, रेखा अमिताभ को चाहती है, अमिताभ राखी को चाहता है, राखी विनोद खन्ना से प्यार करती है, और दुश्मनी अमिताभ बच्चन और अमजद खान में होती है। वो दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। वो एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। अब आते हैं अभी जो पश्चिमी एशिया में संकट चल रहा है। भारत इजराइल के साथ है, इजराइल अमेरिका के साथ है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ईरान के साथ है, और यहां लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब इस गुत्थी को कौन सुलझाए? सुलझा सकता था एक आदमी, उसका नाम था कादर खान। वो 2018 में बेचारा मर गया। अब इस गुत्थी को कौन सुलझाए? यही भाजपा, आरएसएस, योगी, मोदी, शाह के बीच चल रही है। इस गुत्थी को कौन सुलझाए? बीएल संतोष लखनऊ आते हैं तो कहते हैं महाराज जी बस अगला नंबर आपका है। महाराज जी गदगद हो जाते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं एक भी मंत्रिमंडल विस्तार में आपके बताए एक आदमी नहीं बदला जाएगा। शाम को राजभवन से फोन आ जाता है। यहां बड़े दिमाग से खेल खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो चाह रहे हैं हम पर आरोप न लग जाए कि योगी हमने हटा दिए। इस काम के लिए वो अमित शाह को आगे रखते हैं और वो राज्यपाल के जरिए अपनी हर बात मनवा लेते हैं। आपको याद होगा एक शेर सिंह नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था, याद है? उस शेर सिंह को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन किया था कि देख लो कुछ हो जाए। उससे पहले उस व्यक्ति का चालान करा दिया गया। शिव जी, एक बड़ा दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूँ। ये कनॉट प्लेस का वाकया है। कनॉट प्लेस में एसीपी ट्रैफिक या ऐसा ही कुछ पोस्ट है। जब मैं पत्रकारिता मैंने शुरू करी थी नए नए थे, तो एक हवलदार जो वो कनॉट प्लेस में जो खादी रीगल वाला जो थिएटर है अब तो बंद हो गया है, उसके बगल में रीगल के सामने गाड़ी पार्क की, एसीपी की वाइफ ने पार्क किया। मैं आपको बताता हूँ, हवलदार पहुंचा, हवलदार को पता था कि एसीपी की गाड़ी है और एसीपी की वाइफ उतर के शॉपिंग करने गई है। ड्राइवर जो बैठा हुआ था वो भी दिल्ली पुलिस का था। उसको पता था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो एसीपी साहब का डंडा आ जाएगा। उसने तुरंत करके चालान बुक पे नंबर लिखा और चालान काट के पहले रख दिया। अब चालान कट गया तो फिर चाहे खुदा भी आ जाए तो भी वो चालान तो भरना पड़ेगा। मैं बाद में एसीपी ने डांटा तो उसने कहा नहीं साहब जी मैं खुद अपनी जेब से भर देता हूँ। अब एसीपी शर्मिंदा हो गए तो उन्होंने फाइनली अपनी वाइफ को कहा कि नहीं चालान भर दो, क्योंकि खबर भी बन सकती थी, तमाम चीजें बन सकती थी। तो तेजी से कार्रवाई इसीलिए होती है कि फोन अगर आए तो बता दिया जाए कि नहीं हुजूर अब तो हो गया, पहले आप बताते तो सब ठीक हो जाता। यहाँ पर देखिए मोदी की दिक्कत क्या है। मोदी थक गए, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको ये पता है कि मुझे जाना है, लेकिन कुर्सी का जो मोह है वो छूटता नहीं। लेकिन तीन चार चीजें तो उन्हें करके जानी है। गुजराती लॉबी का हित सुरक्षित रहे ये उनको इंश्योर करके जाना है। गुजराती लॉबी का मतलब हमारे दर्शक समझदार है कि कौन गुजराती लॉबी। दूसरी चीज, राजनीति के भंवर में जब वो दिल्ली आना चाहते थे उस समय दो लोगों ने उनका बहुत जबरदस्त साथ दिया था। एक तो अरुण जेटली जो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरे राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह चूंकि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय शिव जी, भले ही अपने लालच में या स्वार्थ में, उसका फायदा राजनाथ सिंह को यह हुआ कि राजनाथ सिंह लगातार 12 साल से टॉप 4 में बने हुए। पहले वो गृह मंत्री थे 2014 से 19 तक, और 19 से लेकर अब तक वो रक्षा मंत्री बने हुए। और इस देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड राजनाथ सिंह ने भी बना दिया है जो शायद बहुतों को पता ना हो। इस देश के इतिहास में कैबिनेट का सबसे पावरफुल जो विंग होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ये शामिल होते हैं। राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता इस देश के बन गए हैं जो प्रधानमंत्री न रहते हुए भी लगातार 12 साल तक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर रहे। आज भी वो बने हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद वो 13 साल तो कम से कम बनाकर वो रिकॉर्ड बनाएंगे। राजनाथ सिंह की मदद का एहसान जो है वो नरेंद्र मोदी चुका के जाएंगे। वो कैसे चुका के जाएंगे, फिलहाल आज की तारीख में कुछ इन्फो है, लेकिन उसको थोड़ा सा पकाने की कोशिश करते हैं। अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाने का मकसद उनका सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के बाकी दावेदार जो है वो चुप बैठ जाए कुछ समय के लिए और फिर उनके मन में संशय की स्थिति हो जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो संगठन को ताकतवर बनाने के नाम पर, भाजपा को ताकतवर बनाने के नाम पर, सरकार के नए रंग रूप तेवर क्लेवर के नाम पे, संगठन के नए रूप रंग तेवर और क्लेवर के नाम पे कई दिग्गज नेताओं को उनको अपने अपने राज्यों से उठाकर दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं फिर बताता हूं,
योजना बहुत दिलचस्प बनती है। उस योजना में अगर 50% भी कामयाबी मिल जाए तो उसकी जीत मानी जाती है। पॉलिटिकल में तो ऐसा ही कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए वो योगी को हटा ना पाए, लेकिन अगर वो अमित शाह को सबकी सहमति से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनवा देते हैं, तो भी ये मोदी और शाह की जोड़ी की एक बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद योगी दुखी होते रहे तो होते रहे। उसके बाद एक और दिलचस्प बात आपने कहा, भाजपाई और नॉन भाजपाई। मेरे पास जो जानकारी है शिव जी, 2029 के बाद ये तमाम लोग जो आए हैं ना, जो बहुत खुश है जिनको मुख्यमंत्री बना दिया है, मेरे पास जो जानकारी है शिव जी, इनको मुख्यमंत्री तब तक के लिए ही बनाया गया है जब तक कोई घनघोर भाजपाई या संघी उस पद के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। अगर भारतीय जनता पार्टी 2029 का लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बना लेती है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं शिव जी, अगर मोदी और शाह की जोड़ी 2029 का लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बना लेती है, तो जितने नॉन भाजपाई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, और एक और कोई बता रहे थे आप, ये जितने भी नॉन भाजपाई हैं, इन सब की विदाई होगी और आपको हर जगह भाजपाई या संघी बैठा हुआ नजर आएगा। अब ये कितनी जल्दी ये लोग समझ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन 6 माह का एक दिलचस्प खेल शुरू हो गया है। और दो, इसकी स्पीड बड़ी तेज होती शिव जी। बंगाल वाला चुनाव जीतने के बाद, पहला तो 24 के बाद होना था, नहीं हो पाया क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तुरंत इसको तेजी से लागू होना था। अचानक ये अयोध्या वाला बवाल सामने आ गया कि लीक करवाया गया। और अब तो लोग ये भी कहते हैं कि चंपत राय दिल्ली आ गए हैं। अब चंपत राय तो बैठेंगे नहीं, बहुत सारे राज उनके दिल में दफन है, और वो उन नेताओं को जानते हैं जिन नेताओं के दिल में बहुत सारे राज उत्तर प्रदेश सरकार के दफन है। तो क्या शह मात के इस खेल में वो जो कहा जाता है कि क्रॉस फायर टाइप का मामला है, तो एक पक्ष ने चाल चल दी है, दूसरे पक्ष को चाल चलनी है। और जो इन सब को जो नचाना चाहता है, उसने 2 नेताओं को कह दिया है लखनऊ जाओ, लखनऊ जाके बैठो और जरा कर वहां का टेम्परेचर का जायजा लो कि वहां की सियासत में गर्मी कितनी है और ठंडक कितनी जल्दी वहां पर लाई जा सकती है। चलिए अब देखते हैं ठंडक आती है कि नहीं। वैसे बरसात का महीना बस आने वाला है, 2-4 दिन पानी पड़ेगा तो ठंडक आ जाएगी। लेकिन फिलहाल चंपत राय को अयोध्या से भागना पड़ा है, वकील सड़क पर उतर आए हैं। इन आरोपियों का कोई भी वकील अगर केस लड़ता है तो उसे 5 लाख रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा, एक हिस्से पर, एक हेड पर। यह खबर बड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर चंपत का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, और प्रकाश वो राव साहब का क्या होगा। इन सभी पर निगाह बनाए रखिए। लेकिन इसका जो असर दिखेगा वो लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों पर दिखेगा। कुर्सी किसकी बचेगी, प्रभु श्री राम किस पर निगाह टेढ़ी करेंगे। हालांकि जो राम को लाए हैं, राम उन्हें साथ ले जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है। बाकी प्रभु की इच्छा है। अब जो राम को लाए थे, राम उन्हें ले जाने की तैयारी में लग गए हैं। ले जाएंगे उस दिन, सपरिवार ले जाएंगे, क्योंकि राम किसी को छोड़ते नहीं है। रावण का पूरा परिवार ले गए थे, किसी को छोड़ा नहीं था, एक विभीषण छोड़ा था। तो अंदाज ये लगाना है कि वो विभीषण कौन है जो बचेगा, और बाकी सब साथ जाएंगे राम, क्योंकि राम निराकार है ना। राम को कोई पहचान नहीं सकता। राम घटघट वासी है, क्षण क्षण वासी है, कण कण वासी है। तो ऐसे राम को कोई न ला सकता है, न कोई ले जा सकता है। राम ही सबको लाए हैं और राम ही सबको ले जाएंगे। अगर दर्शक हमारी बात से सहमत है तो हमें जरूर बताएं कि राम का स्वरूप कैसा है और राम को क्या बना दिया देखते देखते। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो शिव जी ने कहा कि राम ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से वनवास में डाल देंगे। दर्शक कुछ और न सोचे। लेकिन एक बात और, चंपत राय को कुछ हुआ तो मोहन भागवत हिलेंगे, राव को कुछ हुआ तो दत्तात्रेय होश बोले हिलेंगे। और अब जब ये आ गए, चंपत राय दिल्ली में आ गए हैं, तो ये लखनऊ को हिलाने की कोशिश करेंगे। तो अगले, मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं शिव जी, ये 29 जून की तारीख है। बड़ा बदलाव। योगी को हिलाने वाले 2 रोग हो गए, सुनील बंसल और चंपत राय बंसल, दोनों ही बंसल हैं। नहीं, ठीक है, हम सरनेम को अलग कर देते हैं। लेकिन आज 29 जून की तारीख है शिव जी, और अगले 7-8 दिनों में मुझे जहां तक लग रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले ये कैबिनेट रिसफल वाला काम हो जाएगा। तो शायद 6-7 जुलाई तक ये हो जाना चाहिए। अब संगठन पहले आएगा कि सरकार में पहले आएगा, दोनों में 24 से 48 घंटे का डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
और जहां तक जाति की बात है शिव जी, तो एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक, हम दोनों जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम दोनों ने राम मंदिर आंदोलन में गड़बड़ियों का किस्सा, गड़बड़ियों की खबरें सबसे पहले उठाने वाले पत्रकारों में हैं, और हमसे पहले जो उठाए हमारे मित्र हैं अभिषेक उपाध्याय, वो भी ब्राह्मण। क्या हमने चंपत राय को छोड़ा कि वो गई जाति के थे? क्या हमने अनिल मिश्रा को छोड़ा कि वो ब्राह्मण जाति के थे? नहीं, वो राम की अमानत को लूटने वाले लोगों को श्रेय देने में शामिल थे, हमने उनकी आलोचना की। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कई बड़े पत्रकार उसको ब्राह्मणवाद से जोड़ रहे हैं। ब्राह्मण अपराधी है तो अपराधी है, और शिव कुमार मिश्रा भी बोलते हैं, संतोष पाठक भी बोलते हैं, अभिषेक उपाध्याय भी बोलते हैं। आप कभी सोच के देखिएगा कि आप अपने जाति के जो अपराधी होते हैं उसका महिमा मंडन करते हैं क्या? इस शौक से बाहर निकल जाइए, ये मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, इस सब चीजों से बाहर निकल जाइए। निष्पक्षता अलग चीज है, अपराधी की आलोचना करना अलग चीज है, सवाल उठाना अलग चीज है, और ये हिम्मत जाति से नहीं आती है, ये हिम्मत इस देश की मिट्टी से आती है। सोचिएगा तो जरूर आएंगे। वो तमाम लोगों को हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हमारे लिए जाति नहीं, अपराध अपराधी होता है, भले ही वो हमारी जाति का हो, लेकिन हम सबसे पहले उसकी आलोचना करने वाले लोगों में शामिल हो। बाकी जनता जनार्दन है, मालिक है, वो कमेंट करके हमें जरूर बताए। तो इस वीडियो में इतना ही, और शिव जी ने जैसा कहा कि अगले कुछ दिनों तक हमें इंतजार जरूर करना चाहिए इस चीज का। धन्यवाद और आभार।